हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम रेस्पिरेशन कंटिन्यू करेंगे। रेस्पिरेशन के पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था रेस्पिरेशन क्या होता है और कितने टाइप का होता है। उसमें एरोबिक और एनारोबिक होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स थे ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस पूरा कवर कर लिया था। ग्लाइकोलिसिस हमारा हो गया था। इसके बाद का जो स्टेप है पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ये हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज के ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो उससे दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनता है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड का दो मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, और ये जो पायरुविक एसिड होता है फिर ये चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और वहां पे फिर उसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जिससे कि एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है और वो एसिटिल कोएंजाइम ए फिर क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। तो पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जो होता है वो हम लोग देखते हैं आगे क्या है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन इज क्रूशियल स्टेप इन सेलुलर रेस्पिरेशन वेयर पायरुवेट या पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए। किसमें कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड? एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा और उसके लिए जो एंजाइम होगा वो होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पीडीसी, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो एंजाइम है, यह एंजाइम पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। और ये जो प्रोसेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है यूकैरियोटिक सेल में। अगर यूकैरियोट है तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा और प्रोकैरियोट है तो उसके साइटोसॉल में होता है। तो प्रोकैरियोट्स के साइटोसॉल में ये रिएक्शन होता है और यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक CO2 रिमूव होता है। ठीक है, तो वन कार्बन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम पायरुवेट फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड। या पायरुविक एसिड जो होता है या पायरुवेट जो होता है वहां से एक कार्बन मॉलिक्यूल CO2 के फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक, इस रिएक्शन को लिंक रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस को कनेक्ट करता है सिट्रिक एसिड साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल से। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन बिकॉज इट कनेक्ट्स ग्लाइकोलिसिस टू द सिट्रिक एसिड साइकिल। ये सिट्रिक एसिड साइकिल और ग्लाइकोलिसिस को कनेक्ट करता है, इसलिए इसको लिंक रिएक्शन बोलते हैं। कंप्लीट जो इक्वेशन है इसका, पायरुवेट या पायरुविक एसिड NAD प्लस कोएंजाइम ए होगा, इससे प्रोडक्ट बनेगा एसिटिल कोएंजाइम ए और यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो एंजाइम होगा आपका पीडीसी। ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम होगा, CO2 और NADH बनेगा। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग दो लेके चले तो दो पायरुवेट होगा और इसका जब इक्वेशन कंप्लीट होगा तो दो एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा, दो CO2 बनेगा और दो NADH बनेगा। यानी कि पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से एसिटिल कोएंजाइम के दो मॉलिक्यूल, CO2 के दो मॉलिक्यूल और NADH के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें जो एंजाइम होता है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो होता है वो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जो कि पायरुवेट को एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है और उसमें थ्री मेन एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, थ्री मेन एंजाइम्स होते हैं, E1 है, E2 है और E3 है। ठीक है, E1 जो है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है, E2 जो है वो डाइहाइड्रोलाइपोएमाइड एसिल ट्रांसफरेज है और E3 जो है वो डाइहाइड्रोलाइपोएमाइड डिहाइड्रोजिनेज है। ठीक है, तो ये तीन एंजाइम है, तीनों का फंक्शन देख लेते हैं। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है वो पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कराता है। ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेट पायरुवेट जिससे कि CO2 रिमूव होता है और इसके लिए जो को एंजाइम होता है वो है TPP। ठीक है, थियामिन पायरोफॉस्फेट, ये इसके लिए को फैक्टर या को एंजाइम काम करता है। उसी तरह से इसका दूसरा काम है ट्रांसफर द रिमेनिंग टू कार्बन फ्रेगमेंट टू द नेक्स्ट एंजाइम। यानी नेक्स्ट एंजाइम जो है उसको फिर वो दो कार्बन वाला जो फ्रेगमेंट होगा उसको क्या करेगा, पास करेगा E2 के पास। ठीक है, इसके लिए कोफैक्टर होगा कोएंजाइम ए और Mg प्लस। दूसरा जो E2 है ये क्या करता है, ट्रांसफर्स द टू कार्बन फ्रेगमेंट टू कोएंजाइम ए टू फॉर्म एसिटिल कोएंजाइम। यानी E2 जो होता है वो कोएंजाइम ए के पास उस दो कार्बन फ्रेगमेंट को पास करता है जिससे एसिटिल कोएंजाइम ए का सिंथेसिस होता है। ठीक है,
और E2 के लिए जो एंजाइम है कोफैक्टर है या कोएंजाइम है, E2 के लिए जो कोफैक्टर या कोएंजाइम है वो है लाइपोइक एसिड और कोएंजाइम ए, ठीक है, लाइपोइक एसिड या लाइपोएमाइड और कोएंजाइम, ये दोनों कोफैक्टर है E2 के लिए। आगे है E3, E3 जो होता है वो रीजनरेट करता है ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ लाइपोइक एसिड, ठीक है, रिएक्शन में जो लाइपोइक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाता है उसको वापस से रीजनरेट करने का काम कौन करता है, E3 करता है, ठीक है। और इसके लिए जो कोएंजाइम E3 के लिए कोएंजाइम होता है वो FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और NAD प्लस होता है, ठीक है। तो ये PDC है, वो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, जिसके 3 मेन एंजाइम E1, E2 और E3 और ये उनका फंक्शन है, उसके लिए कोएंजाइम है। तो कोएंजाइम हम लोग को याद रखना है किसका कौन सा वाला है, E1 का कोएंजाइम कौन है, E2 का कौन सा है और E3 का कौन सा है, ठीक। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और उसी में। तो लाइपोइक एसिड जो होता है वो या लाइपोएमाइड जो होता है वो क्या काम करता है, एक्ट्स एज कैरियर ऑफ एसिटिल ग्रुप इन E2, ठीक है, E2 में वो एसिटिल ग्रुप के कैरियर का काम करता है। तो ये पॉइंट हमको याद रखना होगा कि एसिटिल ग्रुप को कैरी करने का काम कौन करता है, तो लाइपोइक एसिड करता है, ठीक है। और कोएंजाइम ए जो होता है वो एसिटिल ग्रुप को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट द एसिटिल ग्रुप टू फॉर्म एसिटिल कोएंजाइम ए। तो कोएंजाइम ए जो होता है वो एसिटिल ग्रुप को एक्सेप्ट करेगा जिससे एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा। NADG होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और NADH बनाएगा, NAD प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके NADH बनाएगा। आगे FAD जो है वो लाइपोइक एसिड को रीजनरेट करने में हेल्प करता है, X से E3 टू हेल्प रीजनरेट द ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ लाइपोइक एसिड। तो लाइपोइक एसिड को रीजनरेट करने के लिए E3 का हेल्प कौन करता है, तो FAD करता है, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, ये जो है इसका रेगुलेशन कई लेवल पे होता है, ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है जो उसको एलोस्टेटिकली या कोवैलेंट मॉडिफिकेशन के थ्रू इसको रेगुलेट करते हैं। तो ये हम लोग देख लेते हैं, यहाँ है रेगुलेशन का टाइप किस तरीके का होगा, एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन ये होता है जिसमें कि कोई मॉलिक्यूल एंजाइम के एलोस्टेरिक साइड पे, एक्टिव साइड पे नहीं, उसके एलोस्टेरिक साइड पे जाकर के बाइंड कर देता है, बाइंड होने से वो एंजाइम के कन्फॉर्मेशन को चेंज करता है जिससे उसकी एक्टिविटी इनहांस या इनहिबिट होती है, ठीक है। तो पहला है इसमें एटीपी। तो एटीपी जो होता है वो पीडीसी के एक्टिविटी को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। एटीपी अगर ज्यादा है तो वो इंडिकेट करेगा हाई एनर्जी लेवल, इनहिबिट्स पीडीसी डायरेक्टली एंड एक्टिवेट्स पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज काइनेज, ठीक है। ये एंजाइम है पीडीके। पीडीके जो होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज काइनेज, ये एंजाइम जो होता है यह पीडीसी को फॉस्फोरिलेट करके इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, ठीक। आगे है एनएडीएच। एनएडीएच है, ये भी हाई एनर्जी लेवल को बताता है और ये भी इसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ठीक है, ये भी इसका इनहिबिटर है, ठीक। प्रोडक्ट फीडबैक इनहिबिशन, तो इसमें एनएडीएच जो होता है वो फीडबैक इनहिबिशन करता है, ठीक। और ये सिग्नल देता है हाई एनर्जी स्टेटस का, एनएडीएच है मतलब हाई एनर्जी स्टेटस है, उस कंडीशन में वो पीडीसी को इनहिबिट करेगा। आगे है एसिटिल कोएंजाइम है। तो ये एसिटिल कोएंजाइम ए का कंसंट्रेशन भी अगर हाई है तो उस कंडीशन में भी वो क्या करेगा, पीडीसी को इनहिबिट करेगा, ठीक है। और ये भी फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है, ये भी इसका जो मैकेनिज्म है वो कैसा है, फीडबैक इनहिबिशन है, ठीक है। प्रिवेंट एक्सेसिव एसिटिल कोएंजाइम है प्रोडक्शन, ठीक है, फीडबैक इनहिबिशन, यानी ज्यादा अगर एसिटिल कोएंजाइम है तो ये पीडीसी को इनहिबिट करेगा कि नहीं अभी और ज्यादा नहीं बनाना है क्योंकि पहले से एसिटिल कोएंजाइम में ज्यादा है। आगे है एडीपी। एडीपी जो है वो लो एनर्जी स्टेटस को बताता है, तो वो क्या करेगा, पीडीसी को एक्टिवेट करेगा, क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, ठीक है। सिग्नल्स लो एनर्जी इनहिबिट पीडीके। अब ये एटीपी जो होता है, एटीपी जो होता है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज काइनेज को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और एडीपी जो होता है ये क्या करेगा, यह पीडीके को पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज काइनेज को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ठीक है, इसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ठीक है, जिससे कि पीडीसी एक्टिव रहेगा। आगे एनएडी प्लस है, तो इसका भी कंडीशन वही है, एक्स एट सबस्टेट सिग्नल एनर्जी डिमांड, ठीक है। एनएडी प्लस ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि एनर्जी कम है, एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो पीडीसी को एक्टिवेट करेगा। कोएंजाइम ए है तो वो भी क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, कोएंजाइम ए भी पीडीसी को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ठीक है। आगे है कोवैलेंट रेगुलेशन। अभी हम लोग जो देख रहे थे वो एलोस्टेरिक रेगुलेशन था, अब है कोवैलेंट रेगुलेशन। इसमें क्या होगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज काइनेज जो है वो इनहिबिट करेगा पीडीसी को, ठीक है, पीडीसी को क्या करेगा, वो
इनहिबिट करेगा। अब किस प्रोसेस के थ्रू? तो वाया फॉस्फोरिलेशन, ये पीडीसी को फॉस्फोरिलेट कर देगा, जिससे कि इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? पीडीसी की एक्टिविटी जो होगी इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, फॉस्फोरिलेट्स द इवन सब यूनिट ऑफ पीडीसी। ठीक है, और इससे वो क्या होगा? इनएक्टिव हो जाएगा। आगे है पीडीपी। ठीक है, तो पहला था आपका पीडीके पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस काइनेस, दूसरा है पीडीपी पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस फॉस्फेटेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस फॉस्फेटेज ये जो एंजाइम है ये एक्टिवेट करेगा। ठीक है, ये डीफॉस्फोरिलेट करके क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा पीडीसी को। तो पीडीके जो है वो फॉस्फोरिलेट करेगा तो पीडीसी इनएक्टिव हो जाएगा, और पीडीपी है वो डीफॉस्फोरिलेट करेगा तो फिर पीडीसी क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। डीफॉस्फोरिलेट द इवन सब यूनिट ऑफ पीडीसी। ठीक है, रीस्टोरिंग एक्टिविटी, यानी फिर वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो पीडीके है वो इनहिबिट करेगा। कैसे करेगा? फॉस्फोरिलेट करके, और उसी का अपोजिट पीडीपी जो होगा वो डीफॉस्फोरिलेट करेगा और पीडीसी को एक्टिव कर देगा। ठीक है, आगे है इंसुलिन, तो वो भी एक्टिवेट करता है, इंसुलिन भी करता है एक्टिवेट वाया पीडीपी, जैसे पीडीपी के थ्रू। और ग्लूकेगॉन या एपिनेफ्रिन जो होता है वो इनहिबिट करता है वाया पीडीके। ठीक है, वो क्या करेगा? पीडीके को पीडीके की जैसे फॉस्फोरिलेट करता है तो फॉस्फोरिलेट कर देगा और उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो इंसुलिन है वो क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करता है पीडीपी टू डीफॉस्फोरिलेस एंड एक्टिवेशन ऑफ पीडीसी। ठीक है, और ग्लूकेगॉन जो होता है वो पीडीके को स्टिमुलेट करेगा। इंसुलिन जो होगा वो पीडीपी को स्टिमुलेट करेगा, और ग्लूकेगॉन जो होगा वो पीडीके के स्टिमुलेट करेगा। तो जो ज्यादा एक्टिव हो जाएगा वो अपना काम करेगा। अगर पीडीके एक्टिव है तो वो इनहिबिट करेगा पीडीसी को फॉस्फोरिलेट करके, है ना? फॉस्फोरिलेट एंड इनहिबिट। और अगर पीडीपी एक्टिवेट है तो वो क्या करेगा? डीफॉस्फोरिलेट करेगा और पीडीसी को एक्टिव कर देगा। ठीक, तो ये है आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, और उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, उसका रेगुलेशन। ठीक है, तो ओवरऑल जो हम लोगों ने रिएक्शन देखा, तो ग्लाइकोलिसिस से हमको मिला 2 मॉलिक्यूल का पायरुविक एसिड, और इस 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से हमको क्या मिल गया है? 2 एसिटिल कोएंजाइम ए मिला है। ठीक है, प्लस 2 CO2 निकल गया है, प्लस 2 NaDH निकला है। ठीक है, तो अब ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है 2 मॉलिक्यूल, अब ये एंटर करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल में। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्रेब्स साइकिल पे। तो सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बना, साइटोसॉल में हुआ, पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चला गया, उससे एसिटिल कोएंजाइम ए बना, तो वही माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में एसिटिल कोएंजाइम फिर कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA में चला जाएगा। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा। तो देखते हैं हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल जो होता है इसको हम लोग क्रेब्स साइकिल बोलते हैं या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड TCA बोलते हैं। ठीक है, इज अ की मेटाबॉलिक पाथवे दैट टेक्स प्लेस, कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, और प्रोकैरियोट है तो उसके साइटोप्लाज्म में होगा या साइटोसॉल में होगा। ठीक है, इट प्ले अ सेंट्रल रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन बाय ऑक्सीडाइजिंग एसिटिल कोएंजाइम ए इनटू कार्बन डाइऑक्साइड and transferring high energy electron to NAD plus and FAD for ATP generation। यानी कि यहां पे एक साइकिल पूरी चलेगी, उस साइकिल के थ्रू ATP भी बनेगा, NADH भी बनेगा और FAD भी बनेगा, FADH भी बनेगा। ठीक है, और ये जो NADH और FADH होंगे फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और वहां पे फिर उससे एनर्जी निकलेगा ATP के फॉर्म में। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल कौन सा है? पहला है कंडेंसेशन, दूसरा है आइसोमराइजेशन। तो दूसरे वाले में 2 स्टेप होता है 2A और 2B, उसको लोग नाम दे लेते हैं। फिर तीसरा आपका है स्टेप, ये थर्ड स्टेप है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, चौथे में भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। फिर उसके बाद में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होगा पांचवा, छठवें में ऑक्सीडेशन होगा जिसको डिहाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हाइड्रेशन होगा सातवें में, फिर आठवें में फिर
ऑक्सीडेशन होगा, जिसको हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इन स्टेप को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, फिर टीसीए का साइकिल देखेंगे। तो पहला जो स्टेप है जिसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, इसमें जो एंजाइम होगा वो एंजाइम होगा सिट्रेट सिंथेज। इसमें क्या होगा? सिट्रेट सिंथेज। ये पहला स्टेप है। इस स्टेप में जो एसिटिल कोएंजाइम है, ठीक है, जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है ना, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड होता है, उसमें से एक CO2 निकल गया तो एसिटिल कोएंजाइम ए 2 कार्बन कंपाउंड हो गया। तो 2 कार्बन कंपाउंड जो होता है वो ऑक्जेलो एसिटेट या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से क्या करेगा? बाइंड करेगा, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, और सिट्रेट बनाएगा। क्या बनाएगा? सिट्रेट। ठीक है, तो क्या बनेगा इस रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू? तो कोएंजाइम ए और सिट्रेट। ठीक है, दूसरा जो है इसमें आइसोमेराइजेशन होता है, इसमें हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन दोनों होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आइसोमेराइजेशन होता है, और इसमें जो सिट्रेट होता है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। तो सिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड इज आइसोमराइज्ड टू आइसोसिट्रेट, और यहाँ पे जो एंजाइम हो जाएगा वो हो जाएगा एकोनिटेज। एंजाइम कौन सा होगा? एकोनिटेज होगा। ठीक है, और इसमें जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा वो बनेगा सिस एकोनिटेट। ठीक है, क्या बनेगा? सिस एकोनिटेट, है ना। वो आगे हम लोग साइकिल में देख लेंगे। आगे है तीसरा स्टेप, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसके लिए होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो आइसोसिट्रेट जो है उसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा और बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट। डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है मतलब CO2 रिमूव होगा तो एक कार्बन कम हो जाएगा, CO2 रिमूव होगा तो एक कार्बन कम हो जाएगा। तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो होगा उसमें 5 कार्बन होगा, और क्या निकलेगा? CO2 निकल जाएगा, और वहां पे एक NADH बनेगा। क्या बनेगा? एक NADH बनेगा। तो जो आपका थर्ड स्टेप है, जहां पे कि अल्फा कीटो ग्लूटरेट बन रहा है, वहां पे CO2 भी निकलेगा और NADH भी बनेगा। ठीक है, आगे है फोर्थ स्टेप जो है उसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ये भी है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ये भी है। तो इसमें क्या होगा? जो एंजाइम होगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम चौथे स्टेप में इन्वॉल्व होगा, और ये यहाँ पे भी डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो यहाँ पे भी एक कार्बन कम हो जाएगा। तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट 5 कार्बन है, तो इससे बन जाएगा 4 कार्बन का सक्सिनिल कोएंजाइम ए। 4 कार्बन का क्या बना? सक्सिनिल कोएंजाइम ए। CO2 रिलीज होगा और NADH यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? सक्सिनिल कोएंजाइम ए बना, NADH बना एक, और एक CO2 बना। ठीक है, तो ये हो गया चौथा स्टेप। आगे है पांचवा स्टेप, जिसमें कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होगा। सक्सिनिल कोएंजाइम ए जो है वो सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा या सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा। सक्सिनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ सक्सिनेट में, और कहां पे क्या बनेगा? यहाँ पे GTP बनेगा या ATP। डायरेक्ट ATP से ADP बन रहा है, डायरेक्ट ADP से ATP बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ADP से ATP बनेगा। ठीक है, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि GDP से क्या बनेगा? GTP बनेगा। ठीक है, GTP बनता है तो GDP से GTP बनेगा। डायरेक्ट बन रहा है इसलिए इसको हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहेंगे। और यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो एंजाइम का नाम होगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। छठा है स्टेप सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होगा और ये ऑक्सीडेशन होगा या डिहाइड्रोजिनेशन होगा। इसमें जो सक्सिनेट होगा या सक्सिनिक एसिड जो होगा वो कन्वर्ट होगा फ्यूमरेट या फ्यूमरिक एसिड में। ठीक है, तो सक्सिनेट कन्वर्ट किसमें हुआ? फ्यूमरेट में, और यहाँ पे FAD बना। क्या बना? FAD। किससे? FAD से FADH2 बना, FAD से FADH2 बना। ठीक है, तो छठे स्टेप में जो एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा या डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होगा, और उसमें क्या हो जाएगा? फ्यूमरेट और FADH2 बनेगा। अगला है हाइड्रेशन, जिसमें कि जो फ्यूमरेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में, फ्यूमरेट कन्वर्ट होगा मैलेट में, एंजाइम फ्यूमरेज एंजाइम होगा। ठीक है, अगला स्टेप है ऑक्सीडेशन, जिसमें कि जो मैलेट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलो एसिटेट में, मैलेट जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलो एसिटेट में। ठीक है, और यहाँ पे फिर NADH बनेगा, फिर क्या बनेगा? NADH बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये 8 स्टेप है, जिसमें कि 3 स्टेप में आपका NADH, 3 जगह पे NADH बना है, और एक जगह पे FADH2 बना है, और एक जगह पे GTP बना है। ठीक है, या ATP बना है। ठीक, अब ये सभी इस स्टेप के एंजाइम्स है। ओवरऑल रिएक्शन देखा जाए तो एसिटिल कोएंजाइम ए 3NAD प्लस FAD GTP या ADP होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट H2O 2 मॉलिक्यूल,
अब इससे हो जाएगा 2 कार्बन डाइऑक्साइड बना, 2 कार्बन डाइऑक्साइड 2 जगह पे डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुआ तो 2 CO2 निकला, 3 NaDH और एक FADH2 और एक GTP बना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन, एक एसिटिल कोएंजाइम ए जब सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा तो 2 CO2 बनेगा, 3 NaDH बनेगा, एक FADH2 बनेगा और एक GTP बनेगा। ठीक, पायरुविक ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बना है और 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटिल कोएंजाइम ए बना है। तो अगर एसिटिल कोएंजाइम 2 हो गया तो 2 बार ये साइकिल चलेगी, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्रेब्स साइकिल 2 बार चलेगी। ठीक है, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बना है और 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा, और वो जो 2 एसिटिल कोएंजाइम ए है बारी बारी से क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा तो 2 साइकिल चलेगी। तो जब 2 साइकिल चलेगा तो CO2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, NaDH 6 हो जाएगा, 2 साइकिल चल रहा है तो NaDH 6 हो जाएगा, FADH2 ये 2 हो जाएगा, FADH2 2 हो जाएगा और GTP 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हुआ कि क्रेब्स साइकिल के बाद में जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेके चलेंगे तो क्रेब्स साइकिल 2 बार चलेगी, और जब क्रेब्स साइकिल 2 बार चलेगा तो टोटल 6 NaDH, 2 FADH2 और 2 GTP बनेगा। ठीक है, और 4 CO2 यहां से रिलीज होगा। ठीक, अब इसको हम लोग देख लेते हैं साइकिल के फॉर्म में TCA को। देखिए यहाँ पे पायरुवेट है, ठीक है, पायरुवेट का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, एसिटिल कोएंजाइम ए बना और यहाँ पे NaDH निकला, एसिटिल कोएंजाइम में एंटर किया, यहाँ पे एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज, एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज, ये है ऑक्सैलो एसिटेट। तो ये ऑक्सैलो एसिटेट जो है वो एसिटिल कोएंजाइम से बाइंड किया, बना सिट्रेट। क्या बना, सिट्रेट। सिट्रेट से बना आइसोसिट्रेट, सिट्रेट से बना आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से बना अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, आइसोसिट्रेट से क्या बना, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। ठीक है, तो ये अल्फा जो कीटो ग्लूट्रेट है या अल्फा ऑक्सो ग्लूट्रेट है, यहां पे एक CO2 मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, NAD प्लस से NADH बना, एंजाइम है यहाँ पे, उसके बाद में आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे एंजाइम है, फिर अल्फा आपका यहाँ पे जो ग्लूट्रेट है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, वहां पे इससे बन गया सक्सिनिल कोएंजाइम है, सक्सिनिल कोएंजाइम बना तो यहाँ पे भी वही कंडीशन होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ पे भी NADH बना और CO2 निकला, फिर उसके बाद सक्सिनिल कोएंजाइम ए से बन गया सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट बना, यहाँ पे ATP बना या GTP बना। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम है सक्सिनिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, आगे है सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरेट बना, फ्यूमरेट यहाँ पे एंजाइम हो जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे FAD से FADH2 बना, FAD से FADH2 बना, फ्यूमरेट से बना मैलेट, यहाँ पे एंजाइम हो गया फ्यूमरेज। ठीक है, मैलेट से फिर क्या बन गया, ऑक्सैलो एसिटेट, ऑक्सैलो एसिटेट, और ये साइकिल फिर चलती रहेगी, फिर ये एसिटिल कोएंजाइम से बाइंड करेगा और ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, और इसमें हम लोग देख लिए हैं एक ये स्टेप यहाँ पे NADH बना, एक यहाँ पे NADH बना, ठीक है, एक यहाँ पे ATP बना, ठीक है, ADP से ATP बना, यहाँ पे FADH2 बना एक, और यहाँ पे एक NADH और बना। जब मैलेट से ऑक्सैलो एसिटेट बना है तो वहां पे फिर एक NADH बना, तो 3 बना, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे NADH हुआ, एक ATP यहाँ पे हो गया, एक FADH2 यहाँ पे हो गया। ठीक है, CO2 देखा जाए तो एक CO2 इधर में है और एक CO2 इधर में है। ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक, तो ये है सिट्रिक एसिड साइकिल, ये साइकिल चलेगी पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम है और ये एसिटिल कोएंजाइम से सिट्रिक एसिड साइकिल की एक बार। ठीक, ये तो स्टेप हो गया। अब इसके बाद में है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का रेगुलेशन। ठीक है, इसमें जो एंजाइम्स होते हैं उनका रेगुलेशन होता है, ये जो साइकिल होती है वो इन्हीं एंजाइम्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर एंजाइम्स की एक्टिविटी ब्लॉक हो रही है, इनहिबिट हो रही है, एक्टिवेट हो रही है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इस साइकिल पे, वो हम लोग देखेंगे। तो रेगुलेशन ऑफ TCA साइकिल। ठीक, तो पहला जो है वो सिट्रेट सिंथेज एंजाइम है। ठीक है, इसके लिए जो रेगुलेटर मॉलिक्यूल्स है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सिट्रेट सिंथेज जो एंजाइम है जो कि पहले स्टेप में है, सिट्रेट सिंथेज जो है वो पहले स्टेप में है, तो उसके लिए ATP, NADH, सक्सिनिल कोएंजाइम है और सिट्रेट, ये इनहिबिटर्स है, ये इसके एक्टिविटी को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। और इनहिबिट का जो मैकेनिज्म होता है, इस इनहिबिशन का जो मैकेनिज्म होता है वो कंपिटिटिव इनहिबिशन होता है। मैकेनिज्म क्या होता है इसका, कंपिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, सिट्रेट और सक्सिनिल कोएंजाइम ए इसके लिए कंपिटिटिव इनहिबिशन करते हैं। और
फीडबैक इनहिबिशन होता है वो NADH और ATP, NADH और ATP का हाई कंसंट्रेशन है, या जो NADH ATP बनता है वही फीडबैक इनहिबिशन करते हैं सिट्रेट सिंथेस का। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो होता है वो सिट्रेट और सक्सिनिल कोएंजाइम के साथ होता है। ठीक, ADP जो होता है ये इसके लिए क्या होता है, एक्टिवेटर का काम करता है। ठीक है, ADP का मतलब लो एनर्जी कंडीशन है, तो ये सिट्रेट सिंथेस को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और कैसे करता है, तो एलोस्टेरिक एक्टिवेशन, ये इसके इस सिट्रेट सिंथेस के एंजाइम पर, ये सिट्रेट सिंथेस एंजाइम जो है इसके एलोस्टेरिक साइड पर जाकर के ADP बाइंड हो जाता है, जिससे कि इसकी एक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है, ये इसको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, क्या इनहांसेस एंट्री ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए व्हेन एनर्जी इज लो। आगे है दूसरा एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा एंजाइम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। इसके लिए जो इनहिबिटर है वो है ATP और NADH। ठीक है, इनहिबिटर कौन है इसके लिए, ATP और NADH। तो अगर ATP ज्यादा है या NADH ज्यादा है तो ये आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, अब कैसे करेगा, तो एलोस्टेरिक इनहिबिशन और फीडबैक इनहिबिशन बाय NADH। एलोस्टेरिक इनहिबिशन वो ATP करेगा और फीडबैक इनहिबिशन कौन करेगा, NADH करेगा। ठीक है, और इसी तरीके से आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के लिए एक्टिवेटर का काम कौन करता है, तो ADP और कैल्शियम आयन करता है, ADP और कैल्शियम आयन। ठीक है, अब ADP कैसे इसको एक्टिवेट करेगा, तो फिर वही है एलोस्टेरिक एक्टिवेशन, उसके एलोस्टेरिक साइड पे जाकर के बाइंड कर जाएगा, जिससे इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की। ठीक है, तो सिट्रेट सिंथेस पहला हो गया, दूसरा आपका आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, तीसरा आपका जो एंजाइम है जिसका रेगुलेशन होता है वो है अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम जो है, इसके लिए जो इनहिबिटर्स होते हैं वो है NADH, सक्सिनिल कोएंजाइम ए और ATP। फिर वही हाई एनर्जी कंडीशन है, तो उस कंडीशन में इसके लिए इनहिबिटर्स है, NADH है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए और ATP है। कैसे करते हैं, तो फीडबैक इनहिबिशन बाय NADH एंड सक्सिनिल कोएंजाइम ए एंड एलोस्टेरिक इनहिबिशन बाय ATP। तो ATP जो होता है वो एलोस्टेरिक साइड पर जाकर के इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, और फीडबैक इनहिबिशन जो होता है वो करता है NADH और सक्सिनिल कोएंजाइम ए करता है। ठीक है, आगे है कैल्शियम आयन जो होता है इसके लिए एक्टिवेटर का काम करता है। अल्फा कीटोग्लूटरेट के लिए कैल्शियम आयन जो होता है वो एक्टिवेटर काम करता है, और वो कैसे करता है, तो एलोस्टेरिक एक्टिवेशन। ठीक है, एलोस्टेरिक एक्टिवेशन, और ये कब करता है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में। कब करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में। ठीक है, तो अल्फा कीटोग्लूटरेट के लिए इनहिबिटर्स हो गया NADH, सक्सिनिल कोएंजाइम और ATP, और एक्टिवेटर हो गया कैल्शियम आयन। किस मेथड से करते हैं, एक्शन ऑफ मैकेनिज्म, ये हमको जरूर याद रखना है कि कौन किस तरीके से करता है। जैसे आपका NADH और सक्सिनिल कोएंजाइम ए जो है यह फीडबैक इनहिबिशन करता है। ठीक है, किसी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट ही एंजाइम की एक्टिविटी को अगर इनहिबिट कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, और जो ATP है वो एलोस्टेरिक इनहिबिशन कहता है। ठीक है, दोनों का मतलब समझ लीजिए, फिर बार बार हम लोग इसको रिवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, आगे है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इनहिबिटर्स। ठीक है, अब कुछ हम लोग एक्सटर्नल इनहिबिटर्स देख लेते हैं जो एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग पहले जो देखे ये रेगुलेशन था, ये रेगुलेशन था सिट्रिक एसिड साइकिल जो होता है या क्रेब्स साइकिल, उसमें जो एंजाइम होते हैं उन एंजाइम को का रेगुलेशन कैसे होता है, किस कंडीशन में वो एक्टिव हो जाते हैं, किस कंडीशन में उनकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में है एक्सटर्नल इनहिबिटर्स, वो होते हैं जो बाहरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कुछ एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। तो वो कौन होते हैं, वो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है इसके लिए इनहिबिटर का काम करता है मेलोनेट। ठीक है, और कैसे करता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ना, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है किसका, सक्सिनेट का। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है ये एंजाइम, इस एंजाइम से सक्सिनेट जो होता है वो बाइंड करता है, इसके लिए वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट है। इस एंजाइम के लिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए जो रिएक्टेंट है वो सक्सिनेट है। ठीक है, लेकिन ये जो मेलोनेट होता है ये इसके साथ कंपटीशन करता है बाइंडिंग के लिए। क्या करता है, कंपटीशन करता है बाइंडिंग के लिए। तो अगर मेलोनेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से बाइंड हो जाता है, जिससे कि एक्टिविटी यहाँ पे इनहिबिट होती है। ब्लॉक्स ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट। ठीक है, हार्टिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। होगा क्या कि जो मेलोनेट होगा वो सक्सिनेट के साथ में कंपटीशन करेगा, कंपिटिटिव इनहिबिटर है, कंपटीशन करेगा, और जिससे क्या होगा कि जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है ये जब बाइंड करेगा मेलोनेट के साथ, तो फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आगे रुक जाएगा, और
सक्सिनेट से फ्यूमरेट नहीं बनेगा और टीसीए वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, दूसरा है कार्बोक्सिन। कार्बोक्सिन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर इनहिबिट करता है, इनहिबिट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम सक्सिनेट टू यूबिक्विनोन इन ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, तो वो यहाँ पे आएगा तो हम लोग देखेंगे। आगे है एकोनिटेज, अगला एंजाइम है एकोनिटेज। तो इसका जो इनहिबिटर है वो है फ्लूरोएसिटेट। इसका इनहिबिटर क्या है? फ्लूरोएसिटेट। हम लोग को नाम क्यों याद रखना है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो, उसका जो इनहिबिटर है मेलोनेट है ना, और एकोनिटेज जो है वो उसका इनहिबिटर जो है इस एंजाइम का, एकोनिटेज का, वो है फ्लूरोएसिटेट। ठीक है, फ्लूरोएसिटेट जो होता है वो फ्लूरोसिस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या करता है? फ्लूरोएसिटेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फ्लूरोसिट्रेट में, कन्वर्ट टू फ्लूरोसिट्रेट, और वो क्या करेगा? एकोनिटेज एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, इनहिबिट करेगा तो फिर आगे का प्रोसेस रुक जाएगा। अगला है अल्फा कीटोग्लूट्रेट। इसके लिए जो है वो है आर्सेनिक। आर्सेनिक जो होता है ये अल्फा कीटोग्लूट्रेट के एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। बाइंड्स टू लाइपोइक एसिड, अ कोफैक्टर फॉर द एंजाइम। तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जो है ये भी मल्टी यूनिट एंजाइम है, ये भी मल्टी यूनिट एंजाइम है। तो इसमें जो को फैक्टर है वो है लाइपोइक एसिड, एक को फैक्टर इसका है लाइपोइक एसिड। तो आर्सेनिक जो होता है वो लाइपोइक एसिड के साथ जाकर के बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करके इसकी एक्टिविटी को क्या करेगा? अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। ठीक है, आगे है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये इनडायरेक्टली हो गया है ना, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। आर्सेनिक इसकी एक्टिविटी को भी ब्लॉक करता है, तो ये इनडायरेक्ट होता है एक तरीके से, क्योंकि ये डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व नहीं है ये एंजाइम। ठीक है, इसमें दो है, आर्सेनिक जो होता है ये भी इनहिबिट करता है, और एक डीसीए है डाइक्लोरोएसिटेट, ये भी क्या करता है? इनहिबिट करता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के एक्टिविटी को। ठीक है, आगे है सिट्रेट सिंथेस। तो इसका जो इनहिबिटर है, ठीक है, यहाँ पे ये इनहिबिटर होंगे, इनहिबिटर। तो इसका जो इनहिबिटर है वो है पामिटोइल एसिड। ठीक है, पामिटोइल कोएंजाइम ए, पामिटोइल कोएंजाइम ए जो है ये सिट्रेट सिंथेस की एक्टिविटी को क्या करता है? ब्लॉक करता है। ठीक, इनहिबिट्स सिट्रेट सिंथेसिस बाय कंपीटिंग विद एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ ये कंपीट करता है, पामिटोइल कोएंजाइम ए, और सिट्रेट सिंथेस को, सिट्रेट के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको यहां से याद रखना है। पामिटोइल कोएंजाइम ए जो होता है वो कंपीट करता है एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ, जिससे कि सिट्रेट का सिंथेसिस नहीं होता है ना, जिससे सिट्रेट का सिंथेसिस नहीं होता है। और जब सिट्रेट का सिंथेसिस नहीं होगा तो फिर आगे का जो स्टेप है वो नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक, तो आज हम लोगों ने इसमें देखा कि पहले वाले स्टेप में हम लोगों ने, पहले वाले वीडियो में देखा था ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ पे हमने दो पायरुविक एसिड को लेकर के दो एसिटिल को एंजाइम ए बना दिया। ठीक है, और एसिटिल को एंजाइम ए जो था ये दो बार क्रेब्स साइकिल चलाया, क्रेब्स साइकिल को दो बार चलाया। ठीक है, और उससे हमको फिर NADH CO2 FADH2 और ATP मिला। अब थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें कि कितना हमको टोटल ATP और टोटल NADH टोटल FADH2 मिला हम लोग को। ठीक है, तो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा हम लोग का। ग्लाइकोलिसिस जब हुआ था तो उसमें हम लोग को दो, ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलिसिस में दो ATP का गेन हुआ था हम लोग को, और दो NADH बना। ठीक है, ये तो हमारा हो गया ग्लाइकोलिसिस का। अभी हम लोगों ने देखा था पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, उसमें दो CO2 मिला था। ठीक, रिएक्शन दो बार होगा, एक ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बना, तो दो पायरुविक एसिड से हम लोग करेंगे तो दो CO2 बनेगा। ठीक, और दो NADH बना, दो NADH बना। फिर उसके बाद में हम लोग चले जाएंगे TCA में, TCA में जाएंगे या क्रेब्स साइकिल में हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे हमको एक साइकिल से, TCA के एक साइकिल से हमको मिला था 3 NADH, एक
DH2 1 GTP, इतना बना। ठीक, साइकिल दो कितनी बार चलेगी, हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेंगे तो TCA जो है वो 2 बार चलेगा। TCA कितने बार चलेगा, 2 बार चलेगा। एक मॉलिक्यूल से TCA जो होगा या क्रेब्स साइकिल जो होगा वो 2 बार चलेगा। तो यहाँ पे एक साइकिल जब चल रहा है TCA का तो इतना मिल रहा है। तो अगर हम लोग 2 साइकिल चलाएंगे तो जब 2 साइकिल चलेगा TCA का तो उसमें बनेगा 6 NADH, 2 FADH2 और 2 GTP। ठीक है, तो ये हो गया एनर्जी, ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से मिला, ये ग्लाइकोलिसिस से मिला और ये हमको मिल गया क्रेब्स साइकिल से। ठीक, CO2 देख लेते हैं, 2 CO2 यहां मिल गया और TCA के एक साइकिल जब चलता है तो 2 CO2 यहां पे भी निकलता है। ठीक है, और 2 साइकिल चलाएंगे तो यहां से फिर कितना हो जाएगा, 4 CO2, तो 4 CO2 यहां पे हो गया और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से 2 CO2, टोटल मिलाकर कितना हो गया 4 + 2 6 CO2। तो 6 CO2 निकलता है, 2 आपको निकलेगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से और 4 कहां से निकल जाएगा, TCA से निकल जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी में हम लोग ने देख लिया 2 ATP और 2 NADH हमको मिला है ग्लाइकोलिसिस से, 2 NADH हमको मिल गया है कहां से, पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से, और 6 NADH हमको कहां से मिल गया है, तो TCA से। अब जोड़ लें अगर हम लोग तो कितना हो जाएगा, तो 2 NADH यहां पे हो गया और ये 6, तो 10 NADH हो जाएगा, 10 NADH हो जाएगा टोटल। अगर हम लोग देखें तो टोटल 10 NADH हो जाएगा। FADH2 जो होगा, FADH2 ये 2 ही होगा, 2 FADH2, 2 ATP और ये 2 GTP। ये GTP जो होता है वो ATP के इक्वल ही होता है, तो ये 4 हो जाएगा ATP। ठीक है, तो टोटल हम लोग को कितना मिल गया, 10 NADH मिला, 2 FADH2 मिला और 4 ATP मिल गया, पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो इतना हमको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीडेशन कराएंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो हमको 10 NADH, 2 FADH2 और 4 ATP मिलता है। ठीक, अब आगे है एनाप्लिरोटिक रिएक्शंस। कभी कभी क्या होता है कि जब TCA चलता है, क्रेब्स साइकिल चलता है, तो उसमें जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, है ना, जैसे ऑक्जेलोएस्टेट है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट है, तो ये एमिनो एसिड के सिंथेसिस में या ग्लूकोज के सिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो यूटिलाइज जाते हैं तो उनको उनकी जगह पे फिर ऑक्जेलोएस्टेट और अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो होगा या उनकी जगह पे जो इंटरमीडिएट्स होंगे वो किसी दूसरे रिएक्शन से आते हैं। तो वो जो रिएक्शंस होते हैं उनको एनाप्लिरोटिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग सपोज करते हैं कोई सिट्रिक एसिड साइकिल का, यहाँ पे ये सिट्रिक एसिड साइकिल है ना। अब इसमें हम लोग मान लेते हैं कि ये साइकिल चल रही है और यहाँ पे जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट है, यह कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट किसी और रिएक्शन में यूटिलाइज हो गया। यह अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो होगा वो किसी और रिएक्शन में अमीनो एसिड के सिंथेसिस में या ग्लूकोज के सिंथेसिस में यूटिलाइज हो गया, तब ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, या क्या हो जाएगा कि अगर बहुत सारा मॉलिक्यूल है उसमें से कुछ मॉलिक्यूल निकाल लेंगे तो जो ये साइकिल है, ये साइकिल स्लो डाउन हो जाएगी। तो इसकी जगह पे अल्फा कीटोग्लूट्रेट किसी और रिएक्शन से अगर हम लोग इसको ला रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एनाप्लिरोटिक रिएक्शन। ठीक है, यानी जो कि कमी हुई है इंटरमीडिएट अल्फा कीटोग्लूट्रेट की, जो कमी हुई है उस कमी को हम लोग किसी और रिएक्शन से अगर पूरा कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं, जो रिएक्शन हम लोग करेंगे उस रिएक्शन को बोलेंगे एनाप्लिरोटिक रिएक्शन। ठीक, तो यहां पे हम लोग वही देख रहे हैं एनाप्लिरोटिक रिएक्शंस क्या होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एनाप्लिरोटिक रिएक्शंस आर बायोकेमिकल प्रोसेस दैट रेप्लेनिश, जो फिल करते हैं, ठीक है, रेप्लेनिश द इंटरमीडिएट्स ऑफ TCA। ठीक है, intermediates of TCA such as alpha oxaloacetate, alpha ketoglutarate are often utilized in other cellular activities such as synthesis of amino acid और glucose। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एनाप्लिरोटिक रिएक्शन रीजनरेट दीज इंटरमीडिएट्स टू इंश्योर दैट द साइकिल कंटिन्यू एफिशिएंटली। मतलब ये हो गया, अगर एग्जांपल हम लोग लेके चले तो सपोज करिए ये हमारा साइकिल चल रहा है ABCDE और उसके बाद फिर आपस A बन जा रहा है। ठीक है, पता चला इसमें से ग्लूकोज के सिंथेसिस में ये B चला गया। ठीक है,
तो अब ये इक्वेशन जो है वो आगे बढ़ेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, कोई और रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, कोई और रिएक्शन होगा। सपोज करिए ये रिएक्शन हो रहा है एक्स और यहां से बी हमको मिल जा रहा है। ठीक है, इस साइकिल में जो बी है इंटरमीडिएट, ये चला गया ग्लूकोज के सिंथेसिस में, और कोई एक और रिएक्शन है जिसमें एक्स से बी बन रहा है, और ये बी जो है फिर वो यहाँ पे आके इसके स्थान को फिल करेगा। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एनाप्लिरोटिक रिएक्शन। ठीक, तो एनाप्लिरोटिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट को फिल करते हैं, भरते हैं। ठीक है, आगे है कुछ एग्जांपल है इसका। पायरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट बनता है। सपोज करो कि ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल से चला गया, तो उसको फिल करने के लिए, उसको भरने के लिए पायरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट बनेगा। एंजाइम होगा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, सबस्ट्रेट होगा पायरुवेट प्लस CO2 और प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसीटेट। अब ये ऑक्जेलो एसीटेट जो बना है, यह जाकर TCA साइकिल में जो ऑक्जेलो एसिटेट कहीं और चला गया है उसकी जगह पे जाकर के वो उसको फुल करेगा। रेप्लेनिश ऑक्जेलो एसिटेट फॉर द TCA साइकिल स्पेशली ड्यूरिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस और हाई डिमांड। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में ऑक्जेलो एसिटेट TCA से निकल के चला गया है ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, तो अब ऑक्जेलो एसिटेट की कमी पड़ रही है, तो वो जो कमी होगी ऑक्जेलो एसिटेट की, वो इस रिएक्शन से फुलफिल होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, एनाप्लिरोटिक रिएक्शन। ठीक, आगे है PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इससे PEP से ऑक्जेलो एसिटेट बनेगा, तो सेम कंडीशन है, ऑक्जेलो एसिटेट जो है वो TCA साइकिल में नहीं है, तो उसको फिलफिल करने के लिए PEP से ऑक्जेलो, हाँ, एसिटेट बनेगा। ठीक है, इसके लिए एग्जाइम हो जाएगा PEP कार्बोक्सी काइनेज। आगे है पायरुवेट से मैलेट बना, मैलिक एंजाइम होगा यहाँ पे। ठीक, आगे हो जाएगा ग्लूटामेट से अल्फा कीटोग्लूटेट बनेगा, एंजाइम होगा ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक, तो ये है और एग्जांपल। एस्पार्टेट से ऑक्जेलो एसिटेट बनेगा, प्रोपिनोइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिल कोएंजाइम बनेगा। तो ये सारे जो बन रहे हैं प्रोडक्ट, ये सभी प्रोडक्ट्स क्या है, ये सभी प्रोडक्ट्स हैं TCA साइकिल के इंटरमीडिएट्स। और TCA साइकिल से अगर कोई इंटरमीडिएट्स खत्म हो गया है या कब हो गया है, तो उसको फुलफिल करने के लिए यह रिएक्शन जो होते हैं, एनाप्लिरोटिक रिएक्शन जो होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है। तो पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, कहां पे उसका एंजाइम का रेगुलेशन कैसे होता है, कितना ATP NADH FADH2 बनता है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब आगे ये NADH या FADH2 जो बना है, इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना ATP बनेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।